नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के अंदर जो हमारा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइज, यानी कि सजीवों के अंदर विविधता। सजीवों में विविधता हमारा आज का टॉपिक है। सजीवों में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइज्म, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइज्म। तो देखो, सजीव के अंदर विविधता। हम जानते हैं कि जो सजीव होते हैं वो थल में भी रह सकते हैं, यानी कि लैंड्स यानी कि जमीन पे भी रह सकते हैं, वाटर यानी कि जल में भी रह सकते हैं, और एयर यानी कि हवा में भी यानी कि वायु में भी रह सकते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए जल मान लेते अपन, ये मान लेते अपन स्थल, और ये मान लेते हैं वायु। तो तीनों प्रकार के मंडल में जीव पाए जाते हैं। तो जहाँ जल, स्थल और वायु तीनों का जो मिलान होता है उसको कहते हैं अपन जैव मंडल। क्या कहते हैं इसको? जैव मंडल। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के जीव हैं। एयर में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, लैंड्स पर भी पाए जाते हैं। तो अपन इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सजीवों को उनकी सेल्स के आधार पर, सेल वॉल के आधार पर R.H. विटेकर ने 5 जगत में बांटा था। यानी कि सजीवों को 5 जगत में बांटा था, जिसे हम कहते हैं पंच जगत अवधारणा। पंच जगत अवधारणा। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि 5 किंगडम, इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। तो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने, यानी कि R.H. विटेकर ने सजीवों को 5 जगत में बांटा। रॉबर्ट विटेकर डिवाइडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज इनटू 5 किंगडम। सो दिस इज कॉल्ड 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। इसलिए हम इसको पंच जगत अवधारणा कहते हैं। अब देखिए इन्होंने कैसे बांटा। R का मतलब रॉबर्ट विटेकर है इसमें। तो देखिए इसमें कैसे बांटा उन्होंने सजीवों को 5 जगत में। इसको हम ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझेंगे। पहला देखिए, पहला उन्होंने कहा मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, चौथा है फंजाई के बाद है प्लांटी, और 5वां है, इधर लिख देता हूं मैं 5वां, एनिमेलिया। यानी कि जंतु जगत। देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन 5 जगत में सजीवों को डिवाइड किया। किसने? रॉबर्ट विटेकर ने। मोनेरा के अंदर किनको रखा है? तो मोनेरा के अंदर एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव को, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव को रखा इन्होंने। किसके अंदर? मोनेरा के अंदर। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं? जीवाणु हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा में किसको रखा? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को रखा है। इसमें कौन आते हैं एक कोशिकीय यूकैरियोटिक के अंदर? अमीबा है, प्रोटोजोआ के सदस्य यानी अमीबा है, डायटम्स हैं, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ये सब किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर। फंजाई, फंजाई की अगर अपन बात करें तो ये एक कोशिकीय नहीं है, ये है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय होते हैं।
और सेल वाल युक्त, यानी कि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति युक्त, और ये परपोषी होते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, परपोषी जीव हैं। अब अपन बात करते हैं प्लांटी की। इनकी जो फंगाई की जो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और प्लांटी की अगर अपन बात करें तो इसमें बहुकोशिकीय जितने भी पादप हैं उनको, और इनमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति युक्त। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। जो प्लांट जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस तरह से देखिए, ये प्लांटी के बारे में बताया, ये इधर का, इसके बाद ये और ये, तो इस प्रकार से इनको डिवाइड किया है। आखिरी ये देखें, पांचवा जो है एनिमिलिया। तो एनिमिलिया के अंदर किनको रखा गया है? एनिमल्स के अंदर हम सब आते हैं, यानी कि बहुकोशिकी होते हैं अपन सब, बहुकोशिकी। कोशिका भित्ति का अभाव होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसी के साथ हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो हम क्या हैं? परपोषी, परपोषी। तो इस तरह से 5 जगत में बांटा है रॉबर्ट विटेकर ने, किनको? सजीवों को। अब ध्यान से एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। मोनिरा में एक कोशिकी प्राकृतिक जीव को रखा, प्रोटिस्टा में एक कोशिकी यूकेरियोटिक जीव को रखा। प्राकृतिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका से आप भली भांति जानते हैं, एक बार इसको रिपीट करता हूँ। प्राकृतिक जो कोशिका होती है वो, उसका जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड नहीं होता है, जबकि यूकेरियोटिक का वेल डेवलप्ड होता है। जो प्राकृतिक कोशिका है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है पूरी सेल्स के अंदर बिखरे रहते हैं, जबकि इसके अंदर व्यवस्थित होते हैं, यूकेरियोटिक के अंदर। प्राकृतिक कोशिका के अंदर आता है आपका बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जबकि यूकेरियोटिक के अंदर अमीबा है, पैरामीशियम है, वो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर आती है। फंजाई की अगर बात करें तो ये मल्टीसेलुलर्स होते हैं, कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है, परपोषी होते हैं क्योंकि इनमें परपोषी होते हैं। ये जो फंगाई हैं ये एल्गी के साथ जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं लाइकेन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। ये एल्गी से अपना भोजन लेते हैं, बदले में उसको हैबिटेट यानी कि आवास प्रोवाइड कराते हैं। प्लांटी की अगर बात करें तो प्लांटी में जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको इन्होंने रखा। 5वें नंबर पे एनिमल्स, एनिमल यानी कि एनिमिलिया, हम भी इसके अंदर आ गए हैं, एनिमल्स के अंदर, एनिमिलिया के अंदर। हम मल्टीसेलुलर्स हैं, सेल वाल नहीं पाई जाती हमारे सेल के अंदर, भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है हमारे सेल के अंदर, हेटेरोट्रॉफ होते हैं यानी परपोषी होते हैं, ये हमारी विशेषता है। अब इन 5 के एग्जाम्पल्स हम एक बार लेके बता देते हैं आपको कि किसको किसमें लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा अभी? मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर एक कोशिकी प्राकृतिक, और मोनेरा में किनको रखा गया है? ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। इसी के साथ साथ जीवाणु की जो कोशिका है उसको भी इसमें रखा गया है मोनेरा के अंदर। दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकी यूकेरियोटिक, तो यानी कि एक कोशिकी यूकेरियोटिक में कौन आएगा? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इनकी जो सेल है यूकेरियोटिक टाइप की सेल होती है, यानी कि वेल डेवलप्ड इनका न्यूक्लियस होता है। इसके बाद तीसरा हमने पढ़ा फंजाई। फंजाई के अंदर यानी कि कवक, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं कवक। तो फंजाई में पेनिसिलियम फंजाई है, पेनिसिलियम फंजाई है। एस्परजिलस,
कुकुरमुत्ता आपने देखा होगा बारिश के अंदर, वो भी फंजाई है। तो फंजाई के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सफेद सफेद से होते हैं क्योंकि इनमें इनकी जो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति इनकी काय की बनी होती है, काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है, काइटिन की। अब चौथे नंबर पे अगर बात करें प्लांटी यानी कि पादप जगत, प्लांटी को हम क्या कह सकते हैं, पादप जगत। तो प्लांटी का अगर अपन बात करें तो सारे पेड़ पौधे इसके अंदर आ गए, यानी कि आम का पौधा हो, गुड़हल का हो, इसके अलावा अपने खेजड़ी का हो, या जो छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं, सभी पौधे को इसके अंदर रखा गया है, किसके अंदर, प्लांटी के अंदर। यहाँ तक कि शैवाल वगैरह को भी उन्होंने, शैवाल वगैरह उनको भी इसके अंदर रखा है। और देखिए इनके प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है, प्लांट की जो कोशिका भित्ति जो होती है वो काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कवक की काय की बनी होती है, काइटिन की। और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। पांचवा हम देखेंगे एनिमल्स के एग्जांपल्स। तो एनिमल्स में हम खुद ही आगे, यानी कि इसके तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स पता होंगे। पहला एग्जांपल्स हम खुद ही आगे, यानी कि मानव खुद ही है, हाथी है ना, व्हेल मछली है, ये सब किसके अंदर रखा उन्होंने, एनिमेलिया के अंदर। जितने भी एनिमल्स है, कुत्ता, भेड़, बकरी, है ना, गाय, घोड़ा, सब एनिमेलिया के अंदर आते हैं। तो मोनेरा एक कोशी की प्राकृतिक जीव, बिल्यूग्रीन एल्गी और जीवाणु की जो सेल है इनको मोनेरा में रखा। प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, जुगलिना, यानी कि एक कोशी की तो है, ये दोनों एक कोशी की तो है, लेकिन ये यूकैरियोटिक टाइप की सेल होती है, इनकी प्राकृतिक टाइप की सेल होती है। अब बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई ये मल्टी सेलुलर्स होते हैं, एक कोशी की नहीं होते, बहुकोशिकी होते हैं, और स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते, यानी कि क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं, ठीक है। और जबकि प्लांट्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि प्लांट होते हैं स्वपोषी, ये होते हैं परपोषी। इन दोनों में सेल वॉल पाई जाती है, प्लांट में भी पाई जाती है, जबकि फंगी में भी पाई जाती है। जो फंगी होते हैं वो खुद अपना भोजन नहीं बना पाते, तो वो एल्गी के साथ रिलेशनशिप बना के, एल्गी और फंगी दोनों आपस में किस तरह से रिलेशनशिप बनाते हैं, यहाँ देखिए, यानी कि कवक प्लस शैवाल दोनों आपस में जब जुड़ते थे, इसको बोलते हैं अपन शेक, या इसको कहते हैं लाइकेन। तो इस प्रकार का लाइकेन क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध। इसमें लाइकेन में शैवाल क्या करेगा, भोजन बनाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्योंकि उसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, जबकि कवक उसको क्या देगा, आवास देगा, यानी कि रहने के लिए स्थान देता है। तो हमने 5 किंगडम कंसेप्ट पढ़ा जो कि रॉबर्ट विटेकर। अब हम प्लांट का विभाजन समझेंगे, यानी कि प्लांट का किस तरह से विभाजित किया। इससे पहले अपन हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि जो वर्गीकरण जो है उसको किसने दिया था, ये लिनियस ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले सजीव को किंगडम में रखा। किंगडम का मतलब होता है जगत, जगत के बाद आता है संघ, यानी कि फाइलम, जगत के बाद आता है फाइलम, जिसको हम बोलते हैं संघ। तो जगत, फिर संघ, फिर उसके बाद आता है क्लास यानी कि वर्ग, इसके बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर यानी कि गण, इसके बाद आती है क्लास यानी कि वर्ग, इसके बाद आता है फैमिली यानी कि कुल, इसके जस्ट बाद आता है जीनस यानी कि वंश, और इसके बाद आता है स्पेसीज यानी कि जाति या प्रजाति। तो वर्गीकरण को इस क्रम में किया जाता है किसी भी जंतु का। जैसे हमारा बात करें हम जगत, तो हम एनिमल जगत के अंदर, एनिमलिया के अंदर आते हैं, फिर संघ, कोर्डेटा है, फिर गण, फिर वर्ग, फिर कुल, और फिर वंश और जाति। हमारा जो वंश है अगर देखा जाए तो होमो हमारा वंश है,
और जाति है हमारी सेपियंस। तो क्या है हमारा नाम? होमो सेपियंस। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। अब हम प्लांटी का क्लासिफिकेशन समझेंगे, यानी कि वर्गीकरण। ठीक है, किसका वर्गीकरण? पादप जगत का वर्गीकरण। ये पादप जगत का जो वर्गीकरण है किस तरह से किया गया है, यानी कि प्लांट को कैसे बांटा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो पादप जो जगत हुए हैं इनको डिवाइड किया है क्रिप्टोगेम, क्रिप्टोगेमी यानी कि जिनमें पुष्प नहीं होते हैं, और दूसरा है फेनेरोगेमी जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं अपन अपुष्पोद्भिद पादप, और ये बोलते हैं पुष्पोद्भिद पादप। तो देखिए क्रिप्टोगेमी, इसको फिर से 3 भागों में बांट दिया गया है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सबसे पहले आता है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। इसके बाद आता है ब्रायोफाइटा, इसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा जो होते हैं इनका पादप शरीर थैलस नुमा होता है, इनको जड़ तना पत्ती में नहीं बांट सकते हैं। इसका एग्जाम्पल से कारा है ना, ये सभी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। थैलोफाइटा के अंदर सभी जलीय जीव, जलीय पादप होते हैं, जैसे कारा है, स्पायरोगायरा है, जो भी मतलब एक्वेटिक जो एल्गीज होते हैं, इसके अंदर ज़्यादातर एल्गीज होते हैं। ठीक, वॉलवॉक्स, कारा। ब्रायोफाइटा यानी कि ब्रायोफाइटा के अंदर उनको रखा गया है रिक्सिया वगैरह को, यानी कि ये जो प्लांट्स हैं ये एक तरह से एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि ये प्लांट वाटर से कहाँ है? जमीन पर। यानी कि कुछ इसके जो पौधे हैं कहाँ पाए जाते हैं? जमीन पर भी पाए जाते हैं। मार्केंशिया वगैरह इसका उदाहरण है, मार्केंशिया फ्यूनेरिया वगैरह इसके एग्जाम्पल्स है किसके? ब्रायोफाइटा। इनको क्या कहते हैं अपन? इनको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि पादप जगत के उभयचर। कौन? ब्रायोफाइट्स। अब बात करते हैं टेरिडोफाइट्स। इन दोनों के अंदर संवहनी उत्तक नहीं था, यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज नहीं था। ठीक है, इसको तो पहले वाले को तो जड़ तना पत्ती में भी डिवाइड नहीं कर सकते थे, जबकि ब्रायोफाइट्स को जड़ और तना जैसी स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे मूलाभास वगैरह पाई जाती थी। टेरिडोफाइटा के अंदर वेस्कुलर बंडल आए, वेस्कुलर टिश्यूज आए, यानी कि जाइलम फ्लोएम विकसित हुआ, लेकिन इनमें भी फ्लावर्स नहीं थे। टेरिडोफाइट के अंदर ये टेरिडोफाइट जो है पूरी तरह से कहाँ आगे? लैंड्स पे आगे, जमीन पर आगे। यानी कि ये सभी एक्वेटिक है, ये एक्वेटिक में भी पाए जाते हैं, लैंड्स पे पाए जाते हैं, और ये लैंड्स पे पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स के अंदर कौन आया? मार्सिलिया। ध्यान दीजिए, मार्सिलिया किसके अंदर आता है? टेरिडोफाइट के अंदर। इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते, इसलिए इनको बोलते हैं संवहनी पादप। तो ये क्या है? टेरिडोफाइट्स क्या है? संवहनी पादप है। ठीक है, क्रिप्टोगेमी जिनको हम बोलते हैं अपुष्पोद्भिद, यानी कि अपुष्पोद्भिद पादप, यानी कि इनमें पुष्प नहीं हो गए तो बीज ही नहीं बनेंगे, यानी कि इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टाइप्स का होगा। ठीक, क्लियर? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब बात करते हैं अपन फेनेरोगेम, इसको बोलते हैं अपन पुष्पोद्भिद पादप। पुष्पोद्भिद यानी कि जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्मी यानी कि जिम्नोस्पर्म। देखिए जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनमें नग्न बीजी होते हैं, सीड के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, यानी कि नेक्ड सीड होते हैं इनके, जिनको जिम्नोस्पर्मी में रखा है। ठीक है, बीज वगैरह भी पाए जाते हैं लेकिन नग्न होते हैं। ठीक है, नेक्ड सीड होते हैं, बीज आवरण नहीं पाया जाता है। साइकस पाइनस इफ्रिडा इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसका जो एग्जाम्पल्स है साइकस है, पाइनस है, साइकस पाइनस, साइकस पाइनस इफिड्रा,
इसके एग्जाम्पल्स है, किसके? जिम्नोस्पर्मी के। एंजियोस्पर्मी की बात करें, दूसरा जो है एंजियोस्पर्मी या एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इसको बोलते अपन हिंदी में अनावृत बीजी, इनको बोलते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब इनके बीज के ऊपर बीज चोल या आवरण पाया जाता है। ठीक है, बीज चोल या आवरण पाया जाता है इनके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म को पुनः इनके बीज पत्र के आधार पर, यानी कि बीज पत्र के आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया है। एक बीज पत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री, यानी कि द्विबीजपत्री, यानी कि एक बीजपत्री, जैसे आपने गेहूं वगैरह देखा होगा, उसमें बीजपत्र की संख्या एक होती, गेहूं है, बाजरा है ना, उन सब में बीजपत्र की संख्या। देखिए द्विबीजपत्री आप सब जानते हैं, चना है, मूंगफली है, इनको बीज अगर तोड़ेंगे तो इस तरह से इनके बीज, इस तरह से दो बीजपत्र दिखाई देंगे आपको। ठीक है, प्लमोल रेडिकुल्स इसके चारों ओर, ये बीजपत्र की संख्या, इसको हम बोलते हैं कोटिलीडन। तो कोटिलीडन की संख्या इनमें कितनी होती? 2। तो इसका सिंपल एग्जांपल्स आपको लिखा देता हूं मैं। चना है ना, चना है, सोयाबीन है, जितने भी दाल वाले प्लांट्स हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? द्विबीजपत्री के अंदर आते हैं। अब हम इन सब का एक एक एग्जांपल्स लिख लेते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा के अंदर कौन है? सभी शैवाल हैं। ठीक है, और सभी कैसे होते हैं? जली होते हैं, जली पादप होते हैं ये। ठीक है, इसमें कारा है, वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स, कारा, ये इसके एग्जाम्पल्स है। स्पाइरोगायरा, ये सब एल्गीज हैं, ये इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर आता है रिक्सिया। ठीक है, रिक्सिया वगैरह इसके अंदर आता है। ब्रायोफाइटा के बाद आता है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा जो है, रिक्सिया है, मार्केंशिया है, इसके अंदर मार्केंशिया है, और टेरिडोफाइट के अंदर आता है मार्सिलिया, एक आता है फ्यूनेरिया। मार्सिलिया और फ्यूनेरिया, इनमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। ये डायरेक्ट ही प्लांट में होते हैं, तो वहीं से अपना भोजन वगैरह लेते हैं। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों आते हैं आपके, किसमें आते हैं? ये क्रिप्टोगेमी। किसमें आते हैं ये? क्रिप्टोगेमी, जिसको हम कहते हैं अपुष्पोद्भिद पादप, जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। ठीक, अब अपन पुष्पोद्भिद की चर्चा करेंगे, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। देखिए पुष्पोद्भिद में किनको रखा गया है? जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। पुष्प होंगे तो क्या होगा? बीज भी बनेंगे। ठीक है, तो इसको दो भागों में बांट दिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया। क्या क्या? एंजियोस्पर्मी, पहले अपन जिम्नोस्पर्म रख देते हैं, तो जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और एक है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसमें क्या आएगा? साइकस, पाइनस, और इनमें ये नग्न बीजी होते हैं, यानी कि बीज के ऊपर नेक्ड सीड कह सकते हैं इसको, नेक्ड सीड्स होते हैं इनके। ठीक है, और एंजियोस्पर्म में ये क्या होते हैं? आवृत बीजी, यानी कि इनमें बीज के ऊपर आवरण, बीजावरण पाया जाता है, या बीजावरण होता है इनके ऊपर। ठीक है, अब इनको पुनः दो भागों में बांट दिया, अभी जस्ट बताया है, यानी कि एक बीजपत्री और
द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में बीजपत्र की संख्या एक ही होती है। इस तरह से गेहूं में आपने देखा होगा बीजपत्र एक ही निकलता है, तो इसके एग्जाम्पल है गेहूं, चावल, है ना, बाजरा वगैरह इसके एग्जाम्पल है। इसमें सभी दालें लिख देता हूं मैं आपको, सभी दालें, जिसमें आपके एक एग्जाम्पल रहता है चना है, सोयाबीन वगैरह, तो उनमें एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म्स यानी कि जिम्नोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने समझा कि किस तरह से हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले किंगडम यानी कि जगत, फिर उसके बाद गण, फिर वर्ग, फिर क्लास, फिर जीनस, और इस तरह से स्पीशीज पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। रॉबर्ट विटेकर ने सजीव को 5 जगत में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया। इसके बाद हम देखेंगे कि प्लांटी का क्लासिफिकेशन, तो प्लांटी का को क्लासिफाइड किया उनके फ्लावर्स के आधार पर, यानी कि जिनमें पुष्प पाए जाते हैं और जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं उनको रखा गया क्रिप्टोगेमी में। क्रिप्टोगेमी के अंदर कौन कौन आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जबकि फेनेरोगेमी के अंदर कौन कौन आते हैं, फेनेरोगेमी के अंदर आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिनमें नेक्ड सीड होते हैं, यानी कि बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, उनको इसमें रखा गया किसके अंदर, अनावृत बीजी के अंदर, यानी कि जिम्नोस्पर्म के अंदर। जैसे साइकस, पाइनस, इपिड्रा वगैरह इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म बीज आवरण पाया जाता है, लेकिन बीजपत्र की संख्या के आधार पर इनको पुनः 2 भागों में बांट दिया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री जिनमें बीजपत्र की संख्या 1 होती है, द्विबीजपत्री जिनमें बीजपत्र की संख्या 2 होती है। बीजपत्र की संख्या इस तरह से अगर 2 है तो वो है क्या है, वो द्विबीजपत्री। तो ये एक बीजपत्री और ये है द्विबीजपत्री, यानी कि द्विबीजपत्री, और ये है एक बीजपत्री। तो इस तरह से प्लांटी का क्लासिफिकेशन किया गया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी लाभ मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। जय हिंद, जय। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के अंदर, साइंस के अंदर चैप्टर 7 बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइज। उसमें भी हम एनिमल का क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो देखिए जंतुओं का वर्गीकरण। सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण, यानी कि जंतुओं को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया, यानी कि उनमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट है या नहीं है, उस आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि नॉन कोऑर्डेट्स जिनमें नोटोकॉर्ड्स नहीं पाई जाती, हेमिकोऑर्डेट यानी कि जीवन की किसी न किसी अवस्था में या तक प्रारंभिक स्टेज में नोटोकॉर्ड्स पाई जाती है या फिर बाद में नोटोकॉर्ड्स पाई जाती है, उस आधार पर उनको हेमिकोऑर्डेटा या प्रोटोकोऑर्डेटा में रखा गया है। जबकि कोऑर्डेटा के अंदर जिनमें आजीवन थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड्स पाई जाती है, उन्हें कोऑर्डेटा के अंदर रखा गया है। तो देखिए नॉन कोऑर्डेटा के अंदर कौन कौन आते हैं, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सेलेंडेटा, प्लेटीहेल्मिंथी, एस्केहेल्मिंथी, एनेडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा को किसके अंदर रखा गया है, नॉन कोऑर्डेटा या अपृष्ठवंशी। हेमिकोऑर्डेटा के अंदर आता है प्रोटोकोऑर्डेटा, जिसमें इनके बेलनाग्लोसस और हर्डमानिया और एम्फिओक्सस के एग्जाम्पल्स है। जबकि कोऑर्डेटा के अंदर साइक्लोस्टोमेटा और पीसी सारी मछलियां इसके अंदर रखी गई है। इसके बाद आता है एम्फीबिया यानी कि उभयचर, और रेप्टिलियन यानी जो रेंग के चलते हैं, सरीसृप, एविज यानी कि पक्षी वर्ग, और मेमेलिया यानी कि स्तनधारी। इनको किस में रखा है, कोऑर्डेटा यानी कि पृष्ठवंशी में। अब देखिए सबसे पहले हम, यानी कि जंतु यूकेरियोटिक होते हैं, परपोषी होते हैं, यानी कि दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और सेलवाल इनमें उपस्थित नहीं होती, यानी कि इनमें सेलवाल नहीं पाई जाती हैं। तो प्रोटोजोआ के अंदर ये एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, और यूकेरियोटिक जीव हैं ये, और अंतःपरजीवी के रूप में या बाह्य परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये रोग होता है इसकी वजह से। पैरामीशियम यूग्लिना इसके अंदर रखा गया है प्रोटोजोआ के अंदर। दूसरा नंबर पर आता है पोरीफेरा। पोर का मतलब होता है छिद्र, यानी कि इनका शरीर छिद्रित होता है, स्पंजी होते हैं ये,
और ये अचल होते हैं यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं, किसी ठोस सतह पर ये चिपके हुए रहते हैं और इनके पूरे शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, होल्स पाए जाते हैं। इनमें नाल तंत्र सिस्टम होता है, इसकी सहायता से भोजन और ऑक्सीजन और पोषक तत्व को अंदर और बाहर से अंदर की ओर लेते हैं शरीर के। और जंतुओं के शरीर के बाहर कठोर कंकाल पाया जाता है, स्केलेटल पाया जाता है। ये जो लवणी यानी कि जो समुद्री जल है उसमें पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए इसमें यूप्लेक्टेला को जापान के अंदर वेडिंग गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता है। साइकोन और स्पंजिला इसके उदाहरण हैं, इसके पोरीफेरा के। दूसरा देखिए सेलेंटेटा, जिसको निडेरिया भी कहते हैं। ये जलीय जीव होते हैं यानी कि जल के अंदर होते हैं। इनके शरीर में गुहा पाई जाती है और शरीर 2 स्तर का होता है, यानी कि बाह्य यानी कि एक्टोडर्म और आंतरिक यानी कि एंडोडर्म, यानी कि 2 स्तर का होता है, एक्टो और एंडो। यानी कि इनकी जो बाह्य त्वचा एक्टोडर्म की बनी होती है और आंतरिक एंडोडर्म की। इनकी कुछ प्रजातियां निभा यानी कि कॉलोनी के रूप में रहती है पास पास, और कोरल मूंगा इसका उदाहरण है जो निभा के रूप में पाया जाता है। और कुछ अकेली यानी कि फ्रीली रहती है, फ्रीडमली रहती है, हाइड्रा है। जेली फिश इसके एग्जाम्पल्स हैं जो फ्रीडम रहता है। सी एनिमोन इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला देखिए प्लेटी, प्लेट यानी कि चपटे जैसे, यानी कि चपटे कृमि होते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व, द्विपार्श्व का मतलब क्या होता है, बीच में से काटने पर दोनों जो भाग है एक जैसे दिखाई देते हैं, जिसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममित। इनका शरीर त्रिकोरिकी यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म यानी कि तीनों स्तर का बना हुआ होता है। इनमें कुड गुहा यानी कि सिलोम, जो सूडो सिलोम्स होते हैं यानी कि कुड गुहा, वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती इनके अंदर, वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है। ये चपटे कृमि होते हैं, जैसा कि आपको बताया, मुक्त या परजीवी यानी फ्रीली भी हो सकते हैं और किसी के ऊपर परजीवी के रूप में भी फ्रीली रहता है। प्लेनेरिया और पैरासाइट के रूप में लीवर फ्लूक, लीवर के अंदर रहता है। और फीताकृमि ये किसके रूप में रहते हैं, पैरासाइट यानी परजीवी के रूप में। एस के हेलमिंथी, जिसको निमेटोडा, एस के यानी गोल कृमि होते हैं। ये कैसे कृमि होते हैं, द्विपार्श्व सममित यानी कि बायलेटरल होते हैं। अगला देखिए इसमें त्रिकोरिकी यानी टिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है, यानी एक्टो मेसो एंडोडर्म लेवल का शरीर होता है। शरीर गोलाकार होता है यानी कि गोली होते हैं, जबकि प्लेट यानी चपटे होते हैं। ये इनका जो उत्तक स्तर का शरीर होता है, वास्तविक अंग इनमें नहीं पाए जाते हैं। एस के हेलमिंथीज में वास्तविक अंग नहीं पाए जाते हैं। इनमें कुड गुहा यानी कि सीडोसिलम केविटी पाई जाती है, यानी कि सीडोसिलम यानी कुड गुहा, वास्तविक गुहा नहीं पाई जाती। ये कृमि परजीवी होते हैं, रोग कारक होते हैं। जैसे फाइलेरिया हाथी पांव रोग करता है, उत्पन्न करता है, पांव हाथी जैसा हो जाता है। गोल कृमि, हुक कृमि भी कहते हैं इनको, आंतरिक परजीवी यानी कि आंतरिक के अंदर होता है परजीवी के रूप में। एनेलिडा यानी कि शरीर खंडित होता है, शरीर के ऊपर खंडी भवन पाए जाते हैं। इस तरह से शरीर के ऊपर इस तरह के खंड पाए जाते हैं, जैसे केंचुए के अंदर या जोक के अंदर अपन देख सकते हैं। द्विपार्श्व सममित बायलेटरल बॉडी होती है। त्रिगुहा यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक शरीर होता है इनका, यानी कि एक्टोमेसो और एंडोडर्म टाइप का। वास्तविक देह गुहा इनमें पाई जाती है और शरीर में अंग सिस्टम पाया जाता है। और इनमें जो ब्लड सिस्टम है वो कैसा होता है, एनेलिडा के अंदर क्लोज होता है, यानी कि नलियों के अंदर, रक्त वाहिकाओं के अंदर ब्लड बहता है। विभिन्न आवासों में ये जीव पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेरीन में भी पाए जाते हैं, लैंड्स में भी पाए जाते हैं। लैंड्स के अंदर आपने देखा होगा अर्थवर्म यानी केंचुआ, फ्रेश वाटर के अंदर में भी ये पाए जाते हैं एनेलिडा। नेक्स्ट देखिए इसमें आर्थ्रोपोडा, यह सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच वगैरह सब इसके अंदर आते हैं। जॉइंट लेग्स पाए जाते हैं, संदिग्ध उपांग पाए जाते हैं इनमें। द्विपार्श्व बायलेटरल बॉडी होती है, खंड भवन पाए जाते हैं इसके अंदर। खुला रक्त परिवहन तंत्र यानी कि पूरे शरीर के अंदर इस तरह का कॉकरोच जो होता है उसके पूरे शरीर के अंदर इधर से उधर ब्लड घूमता रहता है, यानी कि रक्त नलिकाओं में नहीं बहता है। कैसे बहता है, ओपनली, डायरेक्टली रक्त नलिकाओं में रक्त नहीं बहता है ना, ठीक है। उदाहरण प्रोन है, तितली है, मक्खी है, घरेलू मक्खी है, मधुमक्खी है, स्पाइडर यानी कि मकड़ी है, कॉकरोच है, कीट पतंगे जितने भी हैं, बिच्छू, ये सब क्या है, किसके अंदर आते हैं, सब आर्थ्रोपोडा। जितने भी कीड़े मकोड़े, ये सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। देखिए मोलस्का, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। सीलोम गुहा अनुपस्थित होती है इनमें। शरीर पर कम मात्रा में खंड होते हैं, यानी कि खंड तो होते हैं काइटोन के अंदर, कम मात्रा में इस तरह के काइटोन के अंदर खंड होते हैं, लेकिन कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। खुला परिवहन तंत्र होता है, यानी कि ओपन ब्लड सिस्टम होता है इनके अंदर भी। वृक्कनुमा संरचना पाई जाती है इनमें। किडनी तो नहीं पाई जाती, किडनी जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, किसके लिए, उत्सर्जन के लिए।
ठीक है। गमन हेतु इनमें फुट यानी कि सीटा पाई जाती है, जैसे ऑक्टोपस का आपने देखा होगा एग्जाम्पल्स, इस तरह से ऑक्टोपस में क्या पाए जाते हैं, फुट पाए जाते हैं। तो ये फुट काय के लिए जिम्मेदार है, मोमेंट के लिए, है ना। घोंगा, पायला, यूनियो, ऑक्टोपस, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, मोलस्का के। इनके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण भी पाया जाता है, जैसा आपने देखा होगा घोंगा के अंदर, पायला के अंदर, उनके अंदर बाहर आवरण होता है। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा यानी कि इकाइनस का मतलब होता है कांटेनुमा, यानी कि त्वचा के ऊपर कांटेनुमा संरचना होती है, कंटीली संरचना होती है, मुक्त लवणीय जीव होते हैं यानी कि फ्रीली रहते हैं, और साल्ट यानी कि मेरीन वाटर के अंदर यानी कि समुद्री जल के अंदर रहते हैं। शरीर इनका कोरकी होता है, और वह सिलोम गुहा यानी कि सिलोम कैविटी इनमें पाई जाती है। और गति हेतु शरीर में संवहनी नाल तंत्र यानी कि वाटर पेक्युलर सिस्टम पाया जाता है इनके अंदर। शरीर पर कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का स्तर होता है। तारा मछली, होलोथुरिया, इकाइनस, एंटीडोन, ये किसके एग्जाम्पल्स है, किसके, इकाइनोडर्मेटा। होलोथुरिया को समुद्री खीरा भी कहते हैं। तारा मछली ताराकृति की होती है। अब आता है, ये सब हमने क्या पढ़ा, नॉन कोऑर्डेट्स। अब हम पढ़ेंगे हेमिकोऑर्डेट या प्रोटोकोऑर्डेट्स। तो ये एनिमल द्विपार्श्व बायलैटरल सिमेट्रिकल्स होते हैं। शरीर त्रिकोण की होता है यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का इस तरह का बना होता है। सिलोम कैविटी इनमें यानी कि देह गुहा पाई जाती है। नाम मात्र की पृष्ठरज्जु पाई जाती है, यानी कि जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है लेकिन बाद में विलुप्त हो जाती है। हर्डमानिया इसका एग्जाम्पल्स हैं। जीवन भर नोटोकॉट नहीं पाई जाती। हर्डमानिया के अंदर प्रारंभिक अवस्था में नोटोकॉट पाई जाती है, बाद में विलुप्त हो जाती है। जीवन की किसी अवस्था में नोटोकॉट पाई जाती है। बेलेनोग्लोसस और हर्डमानिया किसके एग्जाम्पल्स है, हेमिकोऑर्डेट्स के। कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स, तो वास्तविक कशेरुक दंड इनमें पाई जाती है। जीवन भर कशेरुक दंड पाई जाती है। आंतरिक कंकाल भी पाया जाता है। कंकाल काय के लिए जिम्मेदार है, गमन के लिए, मतलब मूवमेंट के लिए। शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। टिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म इस तरह का देह गुहा खंड पाए जाते हैं। शरीर में उत्तक और अंग तंत्र तक का होता है, यानी कि उत्तक टिश्यू लेवल्स और ऑर्गन सिस्टम्स भी होते हैं। सभी कोऑर्डेट्स में ये लक्षण है। क्या क्या लक्षण, पृष्ठरज्जु पाई जाती है, शरीर टिप्लोब्लास्टिक होता है, गिल्स पाउच पाए जाते हैं और देह गुहा पाई जाती है, और पृष्ठी तंत्रिका रज्जु या जो डोर्सल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। अब सबसे पहले इनको 6 ग्रुप में बांटा है। इनको कोऑर्डेट्स को। तो देखिए सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा, यानी कि इनमें जबड़ा नहीं होता है, ऐसे कशेरुकी इल नुमा स्ट्रक्चर होती है। चक्री यानी कि साइक्लिक मुख होता है, इनका मुख चक्री होता है, इसीलिए इनको नाम रख दिया साइक्लोस्टोमेटा। चिकनी त्वचा होती है, शल्क रहित, शल्क यानी इसमें स्कल्स नहीं पाए जाते। स्लिमी इनकी स्किन होती है। पेट्रोमाइजोन मिक्सिन, जिसको हथौड़ा मछली भी कहते हैं, ये इसके अंदर आते हैं। पीसीज यानी कि मत्स्य वर्ग, मछलियां सभी इसके अंदर आती है। सभी जली जो जीव होते हैं वो, यानी सभी मछलियां जली होते हैं, सारी एक्वेटिक्स होते हैं। ये शरीर पर सल्क उपस्थित होते हैं। श्वसन हेतु गिल्स पाउच पाए जाते हैं, यानी गलफड़े पाए जाते हैं। शरीर पेशी यानी कि जो पीछे की जो पूंछ होती है वो गति के लिए जिम्मेदार है। शीत रक्त प्राणी यानी कि जो इनका कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये। 2 कोष्ठकी इनका हृदय होता है, यानी कि 2 चेम्बर्ड इनका हार्ट होता है। एक आलिंद और एक नीले होता है इनमें। अंडज यानी कि सभी अंडे देते हैं। उदाहरण स्कोलियोडोन, कुत्ता मछली। सूंघने की क्षमता इसकी ज़्यादा है, इसलिए इसको कुत्ता में। टॉर्पिडो जिसको इलेक्ट्रिक मछली कहते हैं। लेबियो, रोहिता, एनाबास, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, पीसीज के यानी कि मत्स्य वर्ग के। एम्फीबिया उभयचर बोलते हैं इनको, क्योंकि जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। त्वचा पर ग्रंथियां होती है, यानी ग्रंथिल त्वचा होती है। हृदय 3 चेम्बर्ड होता है इनका हार्ट इस तरह से 3 चेम्बर्ड होता है, यानी कि 2 ऊपर आलिंद नीलन और इस तरह से हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है। फेफड़े यानी कि श्वसन किससे करेंगे, गलफड़े से भी करते हैं और फेफड़े से। जो मेंढक होता है जो शुरू में लार्वा अवस्था में गिल्स की सहायता से श्वसन करता है, और बाद में जो परिपक्व होने के बाद, मैच्योर होने के बाद फेफड़ों की सहायता से करता है। अंडे देते हैं, यानी कि अंडज होते हैं। जल और थल दोनों स्थान पर रहने की वजह से इनको उभयचर कहते हैं। मेंढक, टोड, सैलामेंडर, हाइला, ब्यूफो, ये से इसके एग्जाम्पल्स है। रेप्टिलिया जो रेंग के चलते हैं इनको सरीसृप कहते हैं। शीत यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये। इसके अलावा शरीर पर सल्क यानी कि स्कल्स पाए जाते हैं, श्वसन फेफड़ों की सहायता से करते हैं। इनका जो हार्ट होता है 3 चेम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल जो है वो इसका अपवाद है। मगरमच्छ का हृदय कितना कोष्ठी होता है,
4 चैम्बर्ड होता है, 4 कोष्ठी होता है। अंडे देते हैं जमीन पर, ये अंडे देते हैं, पानी में नहीं, अपने अंडे स्थल पर देते हैं। उदाहरण है सांप है, छिपकलिया है, मगरमच्छ है, कछुआ है, ये सब किसके उदाहरण है? रेप्टिलिया के, यानी कि सरीसृप के। एविज पक्षी वर्ग। वार्म ब्लडेड, यानी कि इनका जो ब्लड जो होता है कैसा होता है? गर्म होता है, गर्म, यानी कि ये नियत तापी होते हैं। 4 कोष्ठी इनका हृदय होता है। अंडज होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। शरीर पर पंख पाए जाते हैं, फीदर पाए जाते हैं। हड्डियां खोखली होती है, चोंच पाई जाती है, चोंच के अंदर दांत नहीं पाए जाते हैं। अग्र जो हाथ है वो मॉडिफाइड होके किसमें? अग्रहाथ फीदर के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं, पंख में रूपांतरित हो गए। श्वसन फेफड़ों की सहायता से करते हैं। उदाहरण दायां अंडाशय इनमें नहीं पाया जाता है। चिड़िया, मोर, शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर वगैरह ये सब सारे पक्षी किसके अंदर आते हैं? एविज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिए मेमिली यानी कि स्तनधारी। तो नियत तापी रुधिर वार्म ब्लडेड होता है इनका, यानी कि गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं। शरीर का जो हृदय है 4 चैम्बर्ड होता है। दुग्ध स्त्रवण हेतु दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। शरीर पर त्वचा के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं। श्वेत ग्रंथियां, पसीना ग्रंथियां पाई जाती है। परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं। लेकिन जो आपने प्लेटिपस और एकिडना ये अपवाद है, तो प्लेटिपस और एकिडना क्या है? अंडे देते हैं, यानी कि स्तनधारी होते हुए भी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे मेमेलिया का नाम बताइए जो अंडज होते हैं, तो प्लेटिपस और एकिडना। इसके अलावा कंगारू जो है वो अपरिपक्व शिशु को जन्म देता है। उसके अंदर जो मार्सुपियल पाउच होता है, उस पाउच में कंगारू का बच्चा कई दिनों तक 5-6 महीने तक रहता है। इसके बाद जो अगर मनुष्य की बात करें तो वो परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं। जैसे उसके उदाहरण है व्हेल मछली है, मानव है, कुत्ता है, चमगादड़ है, गाय, बकरी, बिल्ली, ये सब किसके अंदर आते हैं? मेमेलिया के अंदर आते हैं। अब अपन बात करते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, यानी कि किसी भी जो जीव का वैज्ञानिक नामकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए जो कैरोलस लिनियस ने दिया था द्विनाम पद्धति, कैरोलस लिनियस। तो लिनियस ने क्या कहा था कि किसी भी जो इसका नाम देते हैं तो वैज्ञानिक नाम 2 नाम से रखा जाता है। पहला नाम जो बताता है, फर्स्ट जो नेम है, यानी कि पहला जो नाम है किसको बताता है? पहला नाम बताता है वंश को, यानी कि जीनस को। और दूसरा जो नाम है वो किसको बताता है? दूसरा जो नाम है वो किसको बताता है? जाति को, यानी कि स्पीसीज को। यानी कि पहला नाम वंश को बताता है और दूसरा नाम किसको बताता है? जाति को। तो इनका जो नाम लिखते समय क्या करना चाहिए अपने को? इसकी कुछ बातें हैं वो लिख देते अपन। तो इनमें वंश का जो नाम है, वंश का जो नाम है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, यानी शुरू करते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा है जो जाति का जो नाम है, ठीक है, बाकी कैपिटल लेटर से शुरू करने के बाद जैसे हमने लिखा होमो, तो ये HOMO ये कैपिटल लेटर से। बाकी जाति का जो नाम है वो किस में लिखा था? स्मॉल लेटर में। कौन सी लेटर में? स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे होमो, ये यहाँ से स्मॉल लेटर में अपन सेपियंस लिख सकते हैं, सेपियंस। तो इस तरह से होमो सेपियंस ये हमारा वैज्ञानिक नाम है। अगर मान लीजिए प्रिंटेड लिखेंगे, अगर मान लीजिए प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक भाषा में लिखेंगे। इटैलिक का मतलब थोड़ा घुमा के, यानी कि इटैलिक भाषा का यूज करेंगे अगर प्रिंटेड है। ठीक है, प्रिंटेड हैं तो। और यदि अगर मान लीजिए हस्तलिखित हैं, यानी कि हाथ से लिख रहे हैं अगर अपन इसको, तो क्या करेंगे? वंश व जाति के नाम को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे होमो, इसको वंश को अलग रखा, इसको जाति को अलग अंडरलाइन किया। तो ये 4 बातें हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति का जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को क्या कहते हैं अपन? द्विनाम पद्धति का जनक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस से विज्ञान क्या है, विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रश्न की चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं। तो विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है, सर्वाधिक पाई जाती है? तो वायु के अंदर नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है? 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है सब, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। दूसरा प्रश्न, सबसे अधिक तन्य तत्व है? तो सोना सबसे ज़्यादा तन्य है। 1 ग्राम सोने को लगभग 2 किलोमीटर तक ताना जा सकता है। तो सोना हमारा सबसे ज़्यादा तन्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसकी डक्टिलिटी तन्यता है। तीसरा प्रश्न है, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? यानी कि सबसे ज़्यादा कंडक्टर कौन है विद्युत धारा का? तो चांदी सबसे ज़्यादा चालक होती है विद्युत धारा की। हमारा चौथा प्रश्न है, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो कैल्शियम हड्डियों में भी पाया जाता है और सीमेंट में भी पाया जाता है। इस तरह से कैल्शियम, जिसका सिंबल है Ca, कैल्शियम। अगला है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है? तो ये वाट में होती है, और जो विद्युत जो शक्ति है इसकी जो यूनिट होती है किलोवाट हावर kWh में होती है। छठवां हमारा प्रश्न है, पारे का निम्नतम हिमांक होता है? तो हिमांक मतलब जिस पर ये फ्रीज हो जाता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक जिस पर ये भाप में बदल जाता है तो वो होता है 356.7 डिग्री सेल्सियस। सातवां प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो शरीर में जो रक्त को साफ हमारी जो किडनियाँ करती है, यानी कि वृक्क करता है। किडनियाँ रक्त का शुद्धिकरण करती है। आठवां प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है? यानी कि जो हमारी भोजन की जो ऊर्जा को कायम मापते हैं तो कैलोरीज में मापा जाता है। अगला प्रश्न अपना, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। 10वां प्रश्न, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए हैं? तो बिना हानि पहुंचाए हम उच्च विद्युत धारा के प्रवाह होना फ्यूज तार का ये उपयोगी। फ्यूज तार निम्न गलनांक वाला होता है। 11वां, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग होता है। 12वां, पित्त स्त्रावित होता है? यानी कि बाइल जो जूस है वो लीवर से स्त्रावित होता है। 13वां प्रश्न है, शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% जल होता है, जबकि पादप में 85% होता है उनके बाहर का। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, जबकि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न 15वां, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह, यानी कि वह इलेक्ट्रॉन खोता है। जैसे Na अगर Na+ में हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। 16वां प्रश्न, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया का, यह न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो बंदूक की गोली आगे की ओर और बंदूक पीछे की ओर गति। 17वां प्रश्न, कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या सभी तत्वों में पाई जाती है। परमाणु संख्या में नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। 18वां प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाती है नाभिकीय विखंडन। तो हमारा जो एटम बम है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, हमारी आंखों के लिए फायदेमंद होता है। 20वां प्रश्न, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। 21वां प्रश्न अपना, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों आवश्यकता। तो नाभिकीय संलयन हमारे सूर्य के अंदर होता है, नाभिकीय संलयन विधि द्वारा सूर्य। 22वां प्रश्न है, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो वायरस, और कौन सा वायरस है? HIV। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है? तो इसको सामान्य साल्ट या टेबल साल्ट कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो ये गाय भैंस वगैरह इनमें एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है बुनसेन बर्नर। 27वां हमारा प्रश्न है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है, यानी कि तापमान बढ़ाने पर शक्कर जल्दी से जल्दी घुलने लग जाती है। 28वां प्रश्न अपना भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन सबसे ज़्यादा छोटी आंत्र द्वारा होता है। 29वां प्रश्न है निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, यानी नेत्र गोलक का बढ़ना, दीर्घीकरण होना, आकार में बढ़ना, निकट दृष्टि दोष। और इसके लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं अपन इस दृष्टि को दूर करने के लिए, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। 30वां है कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनेन सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है, मलेरिया में उपयोगी है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। 33वां एक प्रेशर कुकर खाना बनाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। 36वां क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन का यूज किया जाता है। सेक्सटेंट एक उपकरण है जो मापता है, तो दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापता है सेक्सटेंट। अम्ल वर्षा किसके? 38वां प्रश्न अम्ल वर्षा में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैसें होती हैं, ये गैसें एसिडिक कर देती है पानी को। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है, तो इसका घनत्व घटता है। 40वां प्रश्न विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओरेस्टेड ने बताया था कि किसी चालक में करंट प्रवाहित करने पर वो चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाता है, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। किण्वक है जैविक उत्प्रेरक होते हैं, जैव उत्प्रेरक जो होते हैं किण्वक होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन द्वारा। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो समवर्षा, यानी कि समान वर्षा को बताती है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, जो कि आंखों से संबंधित रोग हैं। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है तो 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है, तो शीत ज्वर से तो मादा एनोफ्लिज मच्छर, मादा एनोफ्लिज मच्छर मलेरिया का वाहक भी होता है। चर्बी को हजम करने में जो पीन द्रव सहायता करता है वह स्त्रावित होता है तो जिगर से, यानी कि हमारे लीवर से। कच्ची गाजर किसका अच्छा सोर्स है? तो अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी किससे कहाँ से उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो से। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। 52वां क्वेश्चन बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? तो विटामिन ए की कमी है। अगला है 53वां क्वेश्चन कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में, तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो द्रव्य के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है वाष्पन की दर। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर हो तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। 56वां प्रश्न एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा? तो 30 डिग्री का होगा परावर्तन कोण समतल दर्पण। अगला है 57वां प्रश्न अपना ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो तरंग देरी पर ध्वनि का वेग निर्भर करेगा। 58वां पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है तो वाष्पन विधि द्वारा, क्योंकि पानी वाष्पीकृत हो जाता है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी नाभिक के भीतर ही होते हैं, सम्मिलित रूप से इनको न्यूक्लियन कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। जंग रस्ट उदाहरण है यौगिक का, इसका आयरन ऑक्साइड कहते हैं इसको, Fe2O3.XH2 इसका सूत्र है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2 होता है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु 2 ऑक्सीजन का 1। 63वां प्रश्न है द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव, यानी कि कोई भी पानी की बूंद गोल होने का प्रयास पृष्ठ तनाव के कारण करती है। 64वां प्रश्न है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, जो कि जल के अंदर विलय होता है। दोस्तों 65वां क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध यानी गठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़,
तो जोड़ जो होते हैं, जॉइंट जो होते हैं, वो संधि शोथ से प्रभावित होते हैं। 66वां प्रश्न है, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदायक क्यों होते? क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। कम ऊष्मा का अवशोषण करेंगे तो ठंडक रहेगी। 67वां, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश जो है उसका वेग ध्वनि से अधिक तीव्र होता है। प्रकाश का वेग अधिक होता है ध्वनि की तुलना में। अगला 68वां, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है तो वृक्षारोपण करके अपन मृदा अपरदन यानी भूक्षरण को रोक सकते हैं, तो वृक्षारोपण सही है इसका आंसर। 69वां है, कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कार्बन का ऑक्सीकरण कहते हैं। 70वां हमारा प्रश्न है, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायु के अंदर होती है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। 71वां, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कौन सी प्रोसेस में? प्रकाश संश्लेषण। 72वां क्वेश्चन है, पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि शरीर पर जो आर्द्रता होती है उसका वाष्पीकरण होता है, इसलिए ठंडक अनुभूत होती है। 73वां क्वेश्चन, विद्युत उपकरण पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वो उचित रूप से भू संपर्कित हो, ऐसा क्यों करते हैं अपन? क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है यानी शॉर्ट सर्किट होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है यानी भू संपर्कित हो जाती है, यानी कि एक्स्ट्रा करंट जमीन के अंदर चला जाता है, अर्थिंग का काम करता है भू संपर्कन में, तो इसलिए हमें तभी कार्य करना चाहिए। 74वां क्वेश्चन है, बर्फ़ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है, क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जल की तुलना में कम होता है, यह आपको याद रखना है, इसलिए जो बर्फ़ है जल की सतह पर तैरती है। 75वां, पारवे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है उत्तल। वर्षा की जो बूंदें गोल होने का प्रयास पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। 78वां प्रश्न है, परम दाब है तो गेज दाब प्लस एक बार परम दाब है। 79वां, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि है तो तापमान में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से, ग्लोबल वार्मिंग होती है। 80वां, एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्की की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापी जाती हैं। 81वां प्रश्न अपना, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपवर्तित रहेगा, यानी कि कोई भी स्तर में परिवर्तन नहीं होगा। डायन इकाई है तो डायन किसकी इकाई है? बल की इकाई है, और ऐसा इकाई बल की क्या है? न्यूटन है। एड्स फैलता है तो असुरक्षित यौन संबंध या गलत यौन संबंध से एड्स का फैलाव होता है। सोलर सेल बदलता है तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि सनलाइट इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। RDX है एक विस्फोटक पदार्थ है। समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशत कितनी होती है? तो 10% होती है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरेगी, एक समान त्वरण रहेगा, उसका G का मान समान रहेगा। G का मान 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकार पाया जाता है तो उच्च उत्पादकता वाले धान के अंदर लीफ ब्लाइट रोग पाया जाता है। 89वां क्वेश्चन है, राइजोबियम लेग्यूमिनोरम नामक जीवाणु जो बीन यानी कि जो फलियां होती है मूंगफली मटर चने में पाया जाता है, तो जड़ों में होता है। राइजोबियम जीवाणु इनकी जड़ों में पाया जाता है, गठानों में। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है तो 212 होता है शुद्ध जल का क्वथनांक, और सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर त्वरण का मात्रक है। एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। माइका क्या है? तो विद्युत का कुचालक है माइका। सोना का संकेत है तो सोने का क्या संकेत है? AU, इसको ओरम बोलते हैं तो AU इसका सिंबल है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, पराश्रव्य ध्वनि की श्रेणी में आती है। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है तो यह फेफड़ों से संबंधित है ब्रोंकाइटिस। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है तो 5 से 6 लीटर औसत आयतन होता है। Na क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। DNA और RNA राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है मस्तिष्क में।
100वां प्रश्न है, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है तो गले को प्रभावित